हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत पालीवाल एक बार फिर से आपके अपने आरपीएससी अड्डा मध्य प्रदेश पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम अपनी नजदीक आती जा रही है और जो बच्चे एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर अभी तक हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है तो तुरंत वह हमारे कोर्स को परचेस करें। यह कोर्स अभी आपको मात्र 1499 की कीमत पर मिल रहा है और अभी अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो इस कोर्स के साथ आपको 2000 प्लस एमसीक्यू मिल रहे हैं और वह भी फ्री में मिल रहे हैं। तो तुरंत आप इस कोर्स को परचेस करें। हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह कॉर्पोरेट का बहुत ही सुंदर चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बात यह आती है कि बायबैक किसका होता है। बायबैक होता है इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का बायबैक मतलब अंशों की पुनर्खरीदी। तो अपन इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। अंशों की पुनर्खरीदी क्या होती है उसे समझते हैं। देखो, शेयरों को वापस खरीदने का अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं। शेयरों को वापस खरीदने का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीदी। जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर वापस खरीदे जाते हैं तो खरीदने के बाद कंपनी उसे क्या करती है, रद्द कर देती है, कैंसल कर देती है। इस प्रकार के शेयर बायबैक के परिणाम स्वरूप कंपनी की शेयर की जो पूंजी होती है वो कम हो जाती है। मतलब जब हम शेयर्स का बायबैक करेंगे, बायबैक इक्विटी शेयर्स का होगा। हम इक्विटी शेयर्स, अपने इक्विटी शेयर्स हम मार्केट से उठा रहे हैं और ऐसा करने से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और जो शेयर्स हम मार्केट से खरीद रहे हैं उसे हम रद्द कर देंगे, ठीक है। कोई कंपनी निवेश के उद्देश्य से अपने शेयर नहीं खरीद सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम मार्केट से जो शेयर्स परचेस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अभी परचेस किए और आगे जाके वापस उन शेयर को रीइश्यू कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो जो शेयर आप परचेस कर रहे हो उसे कैंसिल करना है, उससे अपनी कैपिटल को डिक्रीज करना है। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप शेयर वापस खरीद नहीं सकते हैं। पर्याप्त नकदी वाली कंपनी ही अपने शेयर को खरीदने का निर्णय ले सकती है। मतलब जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है वही अपने शेयर मार्केट से ले सकते हैं। मतलब जिनके पास कैश पड़ा हुआ हो, ठीक है ना, वही अपने शेयर्स खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। तो अपन समझ रहे हैं शेयरों की वापसी खरीदी मतलब बाय बैक ऑफ शेयर। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस, ऑफ शेयर मतलब शेयर्स की बात चल रही है। अंशों की वापसी खरीदी यह होती है इक्विटी शेयर्स के संबंध में। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी व्हेन शेयर आर ब्रॉट बैक बाय अ कंपनी। ध्यान से देखना, मतलब बायबैक ऑफ शेयर्स मींस परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी। मतलब कंपनी अपने खुद के शेयर वापस खरीद रही है। व्हेन शेयर आर ब्रॉट बैक बाय अ कंपनी दे हैव टू बी कैंसल्ड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी जो शेयर खरीद रही है उसे कैंसल कर देगी, उसे कैंसल कर देगी। मतलब कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वह डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ऐसा करने से कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी। कोई भी कंपनी, अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं खरीद सकती है कि आगे जाके अभी रेट कम चल रहे हैं मार्केट में तो खरीद लो, जब रेट बढ़ जाएंगे तो बेच देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं खरीद सकते हो। मतलब आपको खरीदने के बाद शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे, अपनी कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा। और ये जो शेयर्स हम बायबैक करते हैं ना, उन्हें बायबैक कंप्लीट होने के
7 दिनों के अंदर फिजिकली रूप से क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है 7 दिनों के अंदर। मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं खरीद सकती हो। और ये बायबैक करने का जो डिसीजन लेती है ना कंपनी, वह कंपनी लेती है जिसके पास कैश पड़ा होता है ना, मतलब ऐसा फंड पड़ा होता है जो बिजनेस में यूज नहीं आ रहा है, तो कंपनी क्या करती है, बायबैक कर लेती है, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया अ कंपनी हैविंग सफिशिएंट कैश में डिसाइड टू बाय इट्स ओन शेयर, मतलब वही कंपनी इस प्रकार का डिसीजन लेती है जिनके पास सफिशिएंट कैश पड़ा होता है। मतलब आप बायबैक कर रहे हो, मतलब सोचो जब हमने शेयर इशू किए थे तो शेयर इशू का जस्ट उल्टा हो रहा है। शेयर इशू किए मतलब हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें कैश चाहिए, हम उस कैश को इन्वेस्ट करेंगे। अब स्थिति क्या आ रही है कि भाई कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ऐसा फंड पड़ा हुआ है, सफिशिएंट फंड पड़ा हुआ है जो अभी हमारे बिजनेस में यूज नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, हम उस फंड को क्या कर देते हैं, उस फंड से हम शेयर्स खरीद लेते हैं, तो इसे कहते हैं बायबैक। तो बायबैक किसका आता है, बायबैक इक्विटी शेयर्स का आता है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब समझ में आ गया कि कंपनी अपनी शेयर, अपने इक्विटी शेयर परचेस कर रही है और परचेस करके उन शेयर्स को कैंसिल कर रही है। कैंसिल कर रही है मतलब कैपिटल को डिक्रीज कर रही है। और ऐसा डिसीजन वही कंपनी ले पाती है जिनके पास सफिशिएंट कैश होता है। सफिशिएंट क्या होता है, कैश होता है। कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं परचेज कर सकती है, उसको लेने के बाद कैंसिल करना पड़ेगा, कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा। यह चीज कहलाती है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो मेरे हिसाब से आपको बायबैक की थ्योरी समझ में आ गई होगी, बायबैक का मतलब क्या है, बायबैक का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब यह वही कंपनी कर सकती है जिनके पास हैविंग सफिशिएंट कैश, मतलब इनके पास कैश होना चाहिए। और बायबैक करने से पहले, बायबैक करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म का नंबर होता है फॉर्म नंबर SH9, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो। इस फॉर्म नंबर SH9 में क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब हम अपनी सॉल्वेंसी बता देते हैं कि हमारे पास इतना फंड पड़ा हुआ है कि हम बायबैक कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब होता है, यह एक फॉर्म है जिसका नंबर होता है फॉर्म नंबर SH9। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बायबैक करने से पहले कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है शेयर होल्डर को, तो फॉर्म नंबर SH9 को सबमिट करना पड़ता है। इसमें हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, कि हमारे पास अनसफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है, हमारे पास सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है जो हमारे बिजनेस में यूज नहीं आ रहा है, इसलिए हम उस कैश से हम क्या करना चाह रहे हैं, शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, हम उस कैश से कैंसिल करना चाह रहे हैं, अपने शेयर्स को रद्द करना चाह रहे हैं। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब समझ में आ गया। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है हम शेयर्स, हम अपने खुद के इक्विटी शेयर परचेज कर रहे हैं। ये करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर SH9 भरना पड़ेगा। यह फॉर्म क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। यह कंपनी की सॉल्वेंसी को बताता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है, कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स परचेज कर सकती है। तो फॉर्म नंबर SH9 बायबैक करने से पहले भरा जाता है। इस फॉर्म में क्या बताया गया, डिक्लेरेशन किया जाता है किस चीज का, कंपनी की सॉल्वेंसी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आता है कि कंपनी अधिनियम है भाई, कंपनी अधिनियम 2013 ये क्या है भाई। एक चीज ध्यान रखो कि जो कंपनी चलती है इंडिया में, उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 चलता है। क्या चलता है, अच्छा इससे पहले चलता था कंपनी एक्ट 1956, लेकिन वह एक्ट खत्म हो गया, कंपनी एक्ट 1956 खत्म हो गया और 2013 ईयर में एक नया एक्ट आ गया जिसका नाम है कंपनी एक्ट 2013। अच्छा यह एक्ट कब आया, यह आया एक्ट 12 सितंबर को, 12 सितंबर 2013 से यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो 12/9/2013 से यह एक्ट लागू कर दिया गया। मतलब 1956 में कहता उसको छोड़ दो आप, अब अपने को क्या देखना है, 12/9/2013 से जो एक्ट लगा है, 12 सितंबर 2013 से जो एक्ट लागू हो गया 2013, उसकी सेक्शन पढ़नी है। बायबैक किस सेक्शन में दे रखा है, तो कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो इसमें टोटल सेक्शन 470 है।
टोटल इसके अंदर 470 सेक्शन से, मतलब यह एक्ट सेक्शन से भरा हुआ है। तो इसकी सेक्शंस कुछ हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 62। सेक्शन 62 क्या बताती थी? राइट इशू के विषय में बताती थी। सेक्शन 63 पढ़ा, बोनस इशू के लिए बताती थी। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 68, जो बताती है कि कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर परचेज कैसे करेगी। अपने खुद के इक्विटी शेयर परचेज करेगी और उसे कैंसिल करेगी, जिसको कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर। तो कंपनी अधिनियम 2013 की बात कर रहे हैं, तो इसके विषय में हमें पता है कि 12 सितंबर 2013 से ये लागू हुआ था। इसके अंदर टोटल 470 सेक्शन है। उसकी एक सेक्शन जिसको अपने को डिटेल में पढ़ना है, उस सेक्शन का नंबर है 68। सेक्शन 68 बताती है बायबैक कैसे होता है। तो देखते हैं बायबैक कैसे होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, मतलब अपन तो अभी शेयर्स की बात कर रहे हैं, अपन अपने शेयर्स की बात करेंगे, अपन अपने शेयर्स को बायबैक करना सीख रहे हैं, तब तक नहीं खरीद सकती जब तक निम्नलिखित शर्तों को पूरा ना कर दे। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है, कभी आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी और आप अपने शेयर बायबैक कर सकते हो। चलो कंडीशन क्या है? तो सेक्शन 68 कहती है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायबैक के लिए कौन सी सेक्शन है, तो सेक्शन 68 है। तो सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स that no company shall purchase its own share। तो अपन शेयर्स की बात करेंगे। The following condition are satisfied, मतलब जब तक आप कुछ कंडीशनों को पूरा नहीं कर देते, आप अपने शेयर बायबैक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए कि जो कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, उस कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, AOA है, वह इसकी परमिशन देना चाहिए। AOA में मेंशन होना चाहिए कि हाँ कंपनी बायबैक कर सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आई? शेयर बायबैक को उसके लेखों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। उसके लेखों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। द शेयर बायबैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। उसके आर्टिकल्स इस बात की परमिशन देना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। The buyback must be equal to or less than 25% of the total paid up and free reserve of the company। मतलब जब बायबैक आता है ना, तो यह कहा गया कि आप बायबैक कितना कर पाओगे? जितनी आपकी पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व। तो जितनी अपनी पेड अप कैपिटल है और जितने आपके फ्री रिजर्व है, उसका टोटल करो। इसके आगे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, या 25% में निकालना सिखाऊंगा आपको। तो कैसे निकालते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल देखेंगे। पेड अप कैपिटल का मतलब यहां इक्विटी शेयर कैपिटल से है, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इनको अपन जब ऐड कर देंगे, इतना टोटल हो गया। इसका मैक्सिमम 25% आप बायबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते हो। या तो आपको बायबैक करना है 25% या उससे कम, इससे अधिक बायबैक नहीं कर सकते हो। सेक्शन 68 में साफ तौर पर रिस्ट्रिक्शन है। तो पहली बात तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन दे, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है कि भाई दूसरी कंडीशन आप फुलफिल कर दो कि आप 25% से ज्यादा बायबैक नहीं करोगे। और ये जो परसेंटेज निकाला जाता है, ये परसेंटेज निकालने के लिए पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को ऐड किया जाता है, इसका 25% निकाला जाता है। ठीक है, तो बायबैक करेंगे अपन। तो आगे बढ़ते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात में कहा गया कंपनी बकाया सुरक्षित और असुरक्षित ऋण का अनुपात। देखो यहां पर शॉर्ट में समझा देता हूं कि जो कंपनी बायबैक करती है, तो बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो या डेब्ट टू इक्विटी रेशो, पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है समझ लो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। साफ तौर पे कहा गया सेक्शन 68 में कि बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशो जो कैलकुलेट होता है, वह इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी डेब्ट इक्विटी से डबल हो सकती है, पर डबल से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। बायबैक इस तरह से करना कि डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 से ऊपर ना हो जाए। सेक्शन 68 की 3 जो रिस्ट्रिक्शन है
उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। पहला, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन दे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप बायबैक कर सकते हो लेकिन 25% से ज्यादा नहीं, 25% ऑफ विच पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका टोटल करो, इसके 25% से ज्यादा आप बायबैक किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हो। और तीसरी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, वो ये है कि बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बायबैक इस तरह से करना कि डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट, फिर ये कहा गया एवरी बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। ये दोनों समझाता हूं भाई। आपको बायबैक करने के लिए जो रेजोल्यूशन आपने पास कराया था, रेजोल्यूशन पास हो गया, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 12 महीने के अंदर आपको बायबैक करना होगा। रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 68 कहती है, पहली चीज बोलती है कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन दे। दूसरी बात कहती है कि बायबैक 25% से ज्यादा ना होने पाए। तीसरी बात, बायबैक होने के बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना होने पाए। और लास्ट उन्होंने कहा कि जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो बायबैक होना चाहिए और रेजोल्यूशन पास होने के बाद बहुत ज्यादा समय आप इंतजार नहीं कर सकते हो, 12 महीने के अंदर बायबैक करो। केवल 12 मंथ दिए हमें, उससे ज्यादा समय नहीं ले सकते। रेजोल्यूशन पास हो गया, 12 महीने के अंदर बायबैक करो। अब ये दो तरह के रेजोल्यूशन क्या है वो बता रहा हूं। देखो, एक कहा गया कि बायबैक करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ सकता है या ऑर्डिनरी, या फिर क्या कर सकते हो आप, रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। अब बताओ, अगर आप इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और अगर आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो बोर्ड में तो भी बायबैक ला सकते हो, लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ये कर रहे हो तो आप बायबैक कर सकते हो मैक्सिमम 10%। अगर आपको 10% तक का बायबैक करना है तो आपको रेजोल्यूशन पास कराना होगा, कहां से, बोर्ड से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर आप बायबैक करना चाहते हो मैक्सिमम 25%, अब ये परसेंटेज किसका निकालते हैं अपन ने अभी डिस्कस किया था, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इनका टोटल किया जाता है। उसका अगर 10% आप बायबैक कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर ही तय कर लेंगे। इस काम के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेने की, स्पेशल रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बायबैक का परसेंटेज 10% से ऊपर ले जा रहे हो तो 25 से ऊपर तो वैसे ही ले आ सकते। अगर आप 10% से ज्यादा बायबैक करना चाहते हो, 25% तक बायबैक करना चाहते हो, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तो अभी तक का सार समझ में आया। कंपनी अपने खुद के बायबैक, अपने खुद के शेयर्स खरीद सकती है, लेकिन वह खरीद कर कैंसिल करने पड़ेंगे। कैंसिल करना पड़ेगा, उसको फिजिकली रूप से खत्म करना पड़ेगा। और ये फिजिकली रूप से बायबैक होने के बाद, बायबैक की पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको 7 दिन के अंदर फिजिकली रूप से खत्म करने। लेकिन बायबैक करने से के लिए सेक्शन 68 है। बायबैक करने से पहले आपको एक फॉर्म नंबर 9 भरना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी सॉल्वेंसी को, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। यस, फॉर्म नंबर 9 में आपको पहले बतानी पड़ती है कि हमारे पास पैसा है, टेंशन नहीं, हम बायबैक कर सकते हैं। फिर बायबैक करने के लिए आपको साफ तौर पे कह रखा है कि अगर आपको 10% तक का बायबैक करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तय कर लें। किसी भी प्रकार का स्पेशल रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर की मीटिंग में जाएगा और वहां से स्पेशल रेजोल्यूशन लाके आप बायबैक की जो लिमिट है वो 25% तक ले जा सकते हो। 25% से ऊपर तो बायबैक वैसे भी नहीं हो सकता है। अब ये 10% और 25% निकाला किसका जाता है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। क्लियर? तो अपने को बायबैक की सेक्शन 68 पूरी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भाई बायबैक करने से फायदे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एडवांटेज क्या है। बायबैक करते हैं तो क्या फायदा होता है, तो फायदा ये हो जाता है, पहला फायदा देखो आप क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं क्या होते हैं भाई, उनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो बता रहा हूं, एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अपन अगर बायबैक कर रहे हैं मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। तो प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनिशियल में प्रमोट करते हैं, इनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। अब सपोज करो कि प्रमोटर्स के पास कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं 10% और आउटसाइडर पब्लिक के पास पड़े हुए 90। भाई
कंपनी के टोटल 100 शेयर हैं ऐसा मान के चलो, 10 प्रमोटर के पास है, 90 मार्केट में चल रहे हैं। अब बायबैक क्या कर रहे हो, मार्केट के शेयर क्या कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। अभी प्रमोटर बोलता है कि भाई मेरे पास जो मेरा रेशो है वो 1:9 का है, 1:10 का है, सॉरी 1:, कितने का है, 10 का है। भाई प्रमोटर बोलता है कि भैया 10/90 शेयर्स, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 10/100 की है। 10/100 कैसे, क्योंकि टोटल 100 है, टोटल 100 है, उसमें से 10 मेरे पास है, तो अभी प्रमोटर की होल्डिंग 10/100 की है। लेकिन अगर इनमें से अपन ने 10% कैंसिल कर दिया, इसमें से 10 कैंसिल कर दिए, अब मार्केट में रहेगा 80, प्रमोटर के पास तो 10 थे, 10 ही है, तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले 10/100 थी, अब हो जाएगी 10/90, 10/90, 90 में से 10 हमारे पास है, पहले 100 में से 10 थे, बायबैक होने से वो 100 की जगह कितने हो गए, 90 हो गए, तो फिर क्या हो गया 10/90। तो आप अगर मार्केट से शेयर उठाते हो और उठा के उसको कैंसिल कर देते हो, तो टोटल जो 100% मार्केट में शेयर थे वो 90 रह जाएंगे। प्रमोटर के पास तो पहले भी 10 थे और अभी भी कितने 10 है, तो पहले प्रमोटर की होल्डिंग अगर 10/100 थी तो बायबैक के बाद 10/90 हो गई, तो प्रमोटर क्या बोलता है कि हमारी होल्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए भी बायबैक ले आते। प्रमोटर्स चाहते हैं कि हमारी होल्डिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, बायबैक कर लो शेयर्स, मार्केट के शेयर्स कम कर लो। तो पहले आप बोल रहे थे 10/100, तो अब बोलोगे 10/90, तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो बायबैक करने का जो एडवांटेज ये भी होता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने की सोचते हैं। सेकंड, इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। अब इस चीज को समझना, ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालते हैं कि सपोज करो कि शेयर होल्डर का जो पैसा मिल रहा है, जो लास्ट में शेयर होल्डर को पैसा बचता है, वह पैसा अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देते हैं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद जो बचता है वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है, कि एक शेयर पर इतना अर्न किया। अब बांटना हो तो बांटो, तो अर्निंग पर शेयर और डीपीएस अलग होता है, डिविडेंड पर शेयर अलग होता है। अर्निंग पर शेयर मतलब हमने कितने कमाए। अब सपोज करो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 1 लाख आ रही है, और अभी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मार्केट में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, तो भाई अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, भाई कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट 1 लाख है, और 1 लाख बांटना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, तो ईपीएस अभी 10 आ रहा है। लेकिन अगर आप 10,000 के इक्विटी शेयर को अगर कम कर पाते, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा आपके पास फंड पड़ा हुआ है, तो अपन बायबैक कर सकते हैं, और बायबैक करके आप क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर देते हो, कम कर देते हो। अगर 10,000 में से, अब बताओ अर्निंग तो अपनी 1 लाख है, और अगर मैं इस नंबर को कम कर दूं, अगर ये नंबर 10,000 रहेंगे तो ईपीएस 10 आएगा। अगर ये नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, अगर ये नंबर 10,000 की जगह, सपोज करो ये 10,000 की जगह ये नंबर अगर अपने हो जाते हैं 9,000, अगर अपन 1,000 शेयर का बायबैक कर लेते हैं, तो ईपीएस पहले 10 आ रही थी, अब 10 नहीं आएगी, अब 10 से बढ़ जाएगी। अब 10 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम होने से भाई जितना कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी तो कम नहीं होगी, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि हमारे पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ था जो काम नहीं आ रहा था बिजनेस में, तो उस पैसे से हमने बायबैक कर लिया, तो मतलब कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी तो सेम रहेगी, 1 लाख की 1 लाख रहेगी, लेकिन जो पहले 1,10,000 में बट रहा था वो अब 9,000 में बटेगा, क्योंकि 1,000 इक्विटी शेयर हमने बायबैक कर लिए। तो ऐसा करने से कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायबैक करने से एडवांटेज क्या मिलने वाला है, एडवांटेज ये मिलने वाला है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा लेते, प्रमोटर की होल्डिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है। सेकंड एडवांटेज क्या मिलता है कि भैया ईपीएस बढ़ जाती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, तो ये पता होना चाहिए अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। फिर सी में देखते हैं थर्ड प्रॉफिट क्या होता है वो देखते हैं। टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज व्हेन द शेयर प्राइस इन द ऑप्शन ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट इज लेस देन इट्स वर्थ। मतलब कंपनी की जो ओपिनियन है ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के जो मैनेजमेंट की जो ओपिनियन है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी शेयर की वैल्यू होना चाहिए वह मार्केट में अभी कम दिख रही है। मतलब हमारे हिसाब से जो वैल्यू होना चाहिए और मार्केट में जो वैल्यू चल रही है कम चल रही है,
तो यह वह कंडीशन है कि हम मार्केट से शेयर परचेज कर लेते हैं। अच्छा, दो फायदे मिलेंगे। एक तो हमें लग रहा है कि ये चीज ज्यादा की है लेकिन मार्केट में कम की है, तो खरीद लेंगे तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, कंपनी को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरी बात क्या होगा कि मार्केट में अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, हमारे इक्विटी शेयर मार्केट में कम हो गए, तो उसकी मार्केट वैल्यू एकदम से जंप मार जाएगी। क्योंकि देखो सीधा सा इकोनॉमी का सिद्धांत होता है, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमारे मार्केट में 10,000 शेयर है, अगर हम 1,000 खरीद लेते हैं तो मार्केट में जो शेयर है वो 9,000 ही रह जाएंगे। तो अगर चीज कम होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। और सेकंड फायदा क्या दिख रहा है कि अभी मैनेजमेंट को क्या लग रहा है, उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी ओपिनियन ये है कि ओपिनियन ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट की ओपिनियन क्या है कि मार्केट में जो हमारी शेयर की वैल्यू दिख रही है वो जितनी होना चाहिए उससे कम दिख रही है, इसलिए अभी समय खरीद लेते हैं। खरीद के जैसे ही कैंसिल करेंगे तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट होने से कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी की वेल्थ क्या होगी, बढ़ेगी, और नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, वेल्थ बढ़ना और नंबर ऑफ शेयर्स कम होना, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के कंसेप्ट से भी चलोगे तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। क्लियर? तो ये भी फायदा होता है। तो पहला फायदा तो ये है, फर्स्ट एडवांटेज तो ये साफ साफ नजर आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, सेकंड ईपीएस बढ़ रहा है, तीसरा कि मार्केट में अगर वैल्यू जितनी होना चाहिए उससे कम दिख रही है, और बायबैक करने से क्या होगा, कि हम सस्ते में बायबैक कर पाएंगे। सस्ते में बायबैक करने से क्या होगा कि उस प्रोसेस में कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। सेकंड, कैपिटल रिजर्व क्रिएट होने से क्या होगा, कंपनी की जो वर्थ है, जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स गिरेंगे तो मार्केट वैल्यू पर भी फर्क पड़ेगा कि कंपनी की एकदम से जो मार्केट में जो वैल्यू चल रही थी वो एकदम से बढ़ जाएगी। और अगर हमको ऐसा लगता है कि जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे ज्यादा पे अगर हम शेयर परचेस कर पाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर बाय बायबैक ऑफ शेयर एट सब्सिक्वेंटली हायर प्राइस देन मार्केट प्राइस, मतलब जो अभी मार्केट में जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे हम ज्यादा प्राइस पे अगर चीज खरीद रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर अगर हम शेयर को खरीद लेते हैं, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो हम मार्केट में ऑफर क्या ला रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर है तेरा, ला 30 रुपए में दे। 10 का शेयर 30 में खरीद रहे हैं, 20 रुपए प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, तो मतलब शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, जो लोग अपने शेयर सरेंडर करेंगे वो लोग खुश हो जाएंगे। तो भाई बायबैक के लिए ये बात भी ध्यान रखना कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हम ऑफर दे सकते हैं कि हम बायबैक करने आए, आप आओ और अपने शेयर आप सरेंडर करो, हम खरीद रहे हैं। अब यहां कहा जा रहा है लेखांकन उपचार। भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि सेक्शन 68 में कह रखा हुआ है कि भाई अगर आप अपने शेयर वापस खरीद रहे हो तो खरीद कहां से सकते हो, फ्री रिजर्व से, खरीद कहां से सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से, खरीद कहां से सकते हो, फ्रेश इशू से। आया कि नहीं आया समझ में? तो देख लेते हैं क्या क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। भाई सेक्शन 68 कहती है, क्या कहती है कि भाई हम जब क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि बायबैक कहां से होगा, आउट ऑफ, कहां से होगा, फ्री रिजर्व से हो सकता है, कहां से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकता है, और कहां से होगा, इस पर्पस के लिए द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, हाउएवर नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स। और अब यहां पर यह समझना है कि भाई अभी मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूं कि आप फ्रेश इशू ला सकते हो। बस इसको इस तरह समझो कि पहली चीज आप फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करके बायबैक कर सकते हो, और आप फ्रेश इशू ला सकते हो। लेकिन इशू लाते समय यह ध्यान रखना है कि जिस कैटेगरी के शेयर्स का आप बायबैक कर रहे हो उस कैटेगरी का शेयर का फ्रेश इशू नहीं आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब लेंगे तो इस चीज को समझेंगे। हाँ, अब यहां कहा जा रहा है एक और चीज, फुल्ली पेड अप शेयर, द शेयर और जो भी सिक्योरिटी का आप बायबैक कर रहे हो उसके लिए कहा गया है टू बी ब्रॉट बैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जिसको आप खरीद रहे हो, बायबैक जिसका कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। अगर आप जिन शेयर का बायबैक कर रहे हो वो पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले आपको उन पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, मतलब उन पर फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, फिर फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करना पड़ेगा। जब आप उन शेयर को फुल्ली पेड अप कर दोगे तभी आप उन शेयर का बायबैक कर पाओगे।
मतलब पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं हो सकता है। बायबैक उन्हीं शेयर्स का हो सकता है जो फुल्ली पेड अप हो। अगर शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, सपोज करो आप जिन शेयर को मार्केट में आपके शेयर 10 रुपए का शेयर अभी 8 रुपए आपने मंगा रखे, तो 2 रुपए आपको पहले फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करने पड़ेंगे। जब वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तभी आप उनका बायबैक कर पाओगे, उन्हें वापस खरीद पाओगे। चलो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पर पहली चीज आ रही है कि भैया हम जो बायबैक कर रहे हैं उन शेयरों को प्रीमियम पर बायबैक कर रहे हैं, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है हम एक शेयर को ज्यादा कीमत देकर खरीद रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर सरप्राइज हो जाएंगे। हम उनको उनके शेयर ज्यादा पे खरीद रहे हैं। भाई एक शेयर 10 का है और हमने बोला 10 का हम 40 में खरीद रहे हैं, मतलब 30 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। अब ये कैसे होगा उसको समझना है अपने को। तो हमारी एक कंपनी है जिसके 50,000 इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर 10 का है, हम 40 पे खरीद रहे हैं, बात खत्म। क्लियर। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है, कहां से बायबैक कर पाएंगे। हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, और जनरल रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, हमारे पास जनरल रिजर्व 50 लाख का पड़ा हुआ है, बात खत्म। अब अपन प्रविष्टि करते हैं, एंट्रियां करते हैं। क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, यहां पर कहा जा रहा है पी लिमिटेड परचेज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ 40। भाई हमारी कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, 40 रुपए पर शेयर है ना। पर अब यहां कहा जा रहा है कि पी लिमिटेड परचेज, भाई हम 50,000 का बायबैक कर रहे हैं। परचेज मतलब खरीदना, कितने शेयर खरीद रहे हैं अपन, 50,000। तो पी लिमिटेड परचेज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर, बात खत्म। हम 50,000 शेयर परचेज कर रहे हैं और एक शेयर को 40 रुपए में परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 50,000 शेयर परचेज कर रहे हो, 40 रुपए एक शेयर पे दोगे तो 50,000 इंटू 40, अपने पास होना चाहिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर यह 20 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तो अभी इसकी क्या लीगल प्रोसेस होती है, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, अभी समझाऊंगा। अब आपको कह रहा है देयर इज अ बैलेंस ऑफ 50 लाख इन जनरल रिजर्व। अपने पास जनरल रिजर्व अकाउंट में 50 लाख का बैलेंस है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब बताओ, अपने पास जनरल रिजर्व दे रखा है 50 लाख का, जनरल रिजर्व दे रखा है 50 लाख रुपए का, काफी है। अब मैं आपको पूरा जो इसकी जो तरीका होता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 68 है और सेक्शन 69 है, उन दोनों को समझाऊंगा मैं आपको, ढंग से समझना। अभी 50,000 शेयर्स हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं और एक शेयर वैसे तो 10 का है, पर हम बोल रहे हैं कि 40 रुपए में हम खरीदने को तैयार हैं। तो आपके पास 20 लाख रुपए होना चाहिए। कितने रुपए होना चाहिए, 20 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब 20 लाख रुपए होना चाहिए ना, तो सबसे पहले यह कहा गया कि सबसे पहले आपकी जो कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, जितना पड़ा हुआ है वो 20 लाख से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 20 लाख तो आप अभी पेमेंट करने के लिए बैठे हो, 20 लाख रुपए तो देने के लिए बैठे हो। कितने शेयर्स को, 50,000 शेयर्स को। 50,000 इक्विटी शेयर को परचेज करने के लिए एक शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से आप कितने रुपए लेके बैठे हो, 20 लाख रुपए। तो वो 20 लाख रुपए जो कंपनी के बैंक में है उसको निकाल के आपको एक अलग बैंक में डालने पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट एंट्री जो अपने को करनी पड़ेगी 20 लाख से, वो एंट्री होगी सबसे पहले आपको, है ना, अपन कर रहे हैं बायबैक, अपने को बैंक को कम करना पड़ेगा, अपना जो बैंक अकाउंट है ना उसे कम करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और यह क्रेडिट करना पड़ेगा आपको 20 लाख से, यह बैंक कम होगा 20 लाख से, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शेयर बाय बैक बैंक अकाउंट, एक नया अकाउंट खुलना पड़ेगा, शेयर बाय बैक बैंक अकाउंट, और यह होगा डेबिट। मतलब आपने क्या किया, ये जो 20 लाख का जो फंड था उसको सेपरेट कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा पड़ा था, आपने उस बैंक अकाउंट को कम कर दिया और एक नया बैंक अकाउंट क्रिएट कर दिया, शेयर बाय बैक बैंक अकाउंट।
अब अपने पास 20 लाख रुपए पड़े हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम 50,000 शेयर्स को खरीद रहे हैं। अब जैसे हम 50,000 शेयर्स को खरीदेंगे तो हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में हम कैपिटल डिक्रीज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने वाले हैं। ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, मतलब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नाम के असेट्स को डेबिट नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भैया हम मार्केट में 20 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, 20 लाख की चीज खरीद रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है। यहां समझना है, सेक्शन 68 ने क्या कहा कि आप शेयर परचेज कर रहे हो तो इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। आपने शेयर परचेज किए, अपने खुद के शेयर परचेज किए, तो ये शेयर कैंसलेशन की एंट्री हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये जरूरी है। या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते आप। कितने शेयर परचेज कर रहे हो? 50,000। अच्छा, इनको जाके मजबूर कर रहे हो क्या? नहीं। इनके साथ जाके बार्गेनिंग कर रहे हो क्या कि भाई तेरा 10 का शेयर 15 में दे, 15 नहीं चल 20 में दे, 20 में नहीं 25, ऐसा नहीं कर सकते आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर लाओगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर लाओगे। और ऑफर क्या है? 10 का 40 में दो, 10 का 40 में दो। कंपनी बायबैक कर रही है 1 शेयर 40 रुपए में, तो कैपिटल कितने से कम होगी? 10 से। भाई हम 50,000 इंटू 10, हम अपनी कितनी कैपिटल कम कर देंगे? 50,000 इंटू 10 होता है 5 लाख। 5 लाख से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। अभी अपन ने थ्योरी में पढ़ा, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उसको समझ रहे हैं, तो जैसे ही मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा थ्योरी अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहां इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं हो रहे, यहां शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है 5 लाख से। अब प्रीमियम आएगा, प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स, यह प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, यह कंपनी का लॉस है। भाई कंपनी ने 50,000 शेयर परचेज किए, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, लेकिन कंपनी क्या कह रही है? 10 रुपए का शेयर हम 40 में ले रहे हैं, 30 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो 30 रुपए ज्यादा दे रहे हैं मतलब ये 15 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 15 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 20 लाख रुपए कंपनी खर्च कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख नहीं किए, यही समझना है। 20 लाख से हमने डेबिट क्या किया? फेस वैल्यू को डेबिट किया, मतलब कैपिटल को डिक्रीज किया। कैपिटल को कितनी डिक्रीज करोगे? जितनी वो है। 50,000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख। देन प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। भाई 10 का शेयर आप 40 में खरीद रहे हो, तो 30 रुपए ऊपर के दे रहे हो, तो जो ऊपर के दे रहे हो वो लॉस है, उसको बोलते हैं प्रीमियम नाम का लॉस। तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 15 लाख से। 2, आपको ये पैसा किसको देना है? होल्डर को, शेयर होल्डर को। कौन से होल्डर को? इक्विटी शेयर होल्डर को। 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हो गई एंट्री 20 लाख से। तो सेक्शन 68 ने क्या कहा कि जितना पेमेंट करना है उतना कंपनी पहले अपने बैंक से पैसा निकालकर एक सेपरेट अकाउंट खोल दे, उसको कहेंगे, उस बैंक अकाउंट को कहेंगे शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। तो शेयर बायबैक बैंक अकाउंट 20 लाख से ओपन किया, फिर हम बायबैक करने गए, तो बायबैक करते समय हम अपनी कैपिटल को डेबिट करते हैं फेस वैल्यू से। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 50,000 शेयर का बायबैक हो रहा है, 50,000 इंटू 10, 5 लाख से कैपिटल डेबिट हो गई। जो हम प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, यह लॉस है हमारा, कंपनी का तो लॉस ही है ना, तो लॉस डेबिट होता है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये हो गया 15 लाख से, और होल्डर को पेमेंट करना है 20 लाख। अब यह एंट्री हमसे 3 बातें कहती है, यह जो सेकंड नंबर की एंट्री है ना, यह हमसे 3 बातें कहती है। फर्स्ट कहती है कि जितनी आपने कैपिटल डेबिट की, जितने रुपए से आपने कैपिटल डेबिट की है ना, उतनी कैपिटल की कमी हो गई है बिजनेस में, कंपनी में उतनी कैपिटल की कमी हो गई है। तो ये 5 लाख से जो कैपिटल डेबिट की, वह कैपिटल कम हो गई है, कंपनी की कैपिटल कम हो गई है। कितने रुपए से कम हो गई है? तो कंपनी की कैपिटल कम हो गई है, और यह कैपिटल कम हो गई है कितने से? 5 लाख रुपए से। इसे बोलते हैं कैपिटल गेप। सेक्शन 68 कहती है कि कैपिटल गेप होगा, सेक्शन 69 कहता है कैपिटल गेप भरो।
सेक्शन 68 कहता है बायबैक करने से कैपिटल गेप होता है। सेक्शन 69 कहता है कि ये जो गड्ढा हुआ है उसे भरो। अब भरने के लिए जो तरीके हैं वो 2 तरीके, 5 लाख का कैपिटल गेप भरने के 2 तरीके। एक तो आप क्या करो, CRR बना लो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लो, और दूसरा तरीका फ्रेश इशू ऑफ शेयर ले आओ। अच्छा, क्वेश्चन में फ्रेश इशू ऑफ शेयर लाने के लिए कहा गया है क्या? नहीं। तो हम CRR बनाएंगे। तो 5 लाख का CRR बनाना है, थर्ड एंट्री में हम CRR बनाएंगे। CRR 5 लाख से बनाना है, जितना कैपिटल गेप है। कैपिटल गेप भरने के 2 तरीके होते हैं, या तो इशू ले आओ, शेयर का इशू ले आओ, या आप क्या बना लो, CRR। अब इशू लाना होता तो इस एंट्री से पहले इशू आ चुका होता, इशू ला चुके होते। लेकिन इशू लाते समय ध्यान रखना है कि जिस कैटेगरी के आप इक्विटी शेयर का इशू कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, उसी कैटेगरी के शेयर को आप इशू नहीं कर सकते। बायबैक इक्विटी शेयर का कर रहे हो तो अब आप इस गैप को भरने के लिए आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। पर क्वेश्चन में इशू था ही नहीं, तो हमें ये कैपिटल गैप भरने के लिए CRR बनाना पड़ेगा। तो CRR बनाएंगे 5 लाख से। तो CRR बनाने के लिए हमारे पास दे रखा है जनरल रिजर्व। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और ये एंट्री हम करेंगे पूरे 5 लाख से। कैपिटल गेप क्यों भर रहे हैं साहब? सेक्शन 69 कहती है कि आपको CRR बनाना पड़ेगा, इसलिए सेक्शन 69 ने कहा CRR बनाओ, जितना कैपिटल गेप है। हमने CRR बना दिया। अब बात ये आती है, जो प्रीमियम पड़ा हुआ है, ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, ये एक प्रकार का लॉस है। अब इस लॉस की व्यवस्था कैसे करूंगे? बहुत सोचना पड़ेगा। अरे इतना सोचना नहीं पड़ता है, आप बायबैक तब ला रहे हो जब आप सोच चुके हो, जब आपके पास सारी व्यवस्था है। यह लॉस है ना, तो आपके पास व्यवस्था पहले से है। इसका प्रोविजन करने के लिए आपके पास अमाउंट है, और है हमारे पास जनरल रिजर्व 50 लाख का पड़ा हुआ है, उसमें से 5 लाख ही यूज आया अभी। तो CRR 5 लाख से बनाया है तो भी 45 लाख पड़ा हुआ है, 45 लाख पड़ा हुआ है, और अपने को ये प्रीमियम की व्यवस्था 15 लाख करनी है, आराम से करेंगे। तो अब प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर जो डेबिट दिख रहा है उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और हम डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व को। तो एक और एंट्री बनाएंगे, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 क्या कहती है कि जनरल रिजर्व फिर कम करेंगे अपन। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व हमें 15 लाख से डेबिट करना है, क्योंकि प्रीमियम की व्यवस्था करना है। टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स को हमने डेबिट किया था 15 लाख से। 15 लाख का वो लॉस था, वो कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब लास्ट एंट्री भाई, एंट्री नंबर जो 2 थी वो हमें 3 काम बोलती थी। पहला काम क्या बोल रही थी कि 5 लाख का कैपिटल गेप भरो। हमने 5 लाख का कैपिटल गेप भरा, यह पहला काम था, यह भर दिया एंट्री नंबर 3 में। फिर उसने कहा कि 15 लाख का जो प्रीमियम नाम का लॉस है उसकी व्यवस्था करो। हमने व्यवस्था की, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर या डेबिट है, हमने क्रेडिट किया, और व्यवस्था कहां से की? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक किया अपन ने, दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम ये कहते हैं कि होल्डर को पेमेंट करो। तो होल्डर को पेमेंट करना है, ये जो होल्डर क्रेडिट है ना, पेमेंट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20 लाख से। टू बैंक करेंगे, कौन सा वाला बैंक? ये पड़ा हुआ है बैंक, ये अलग से हमने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। इसे क्रेडिट करेंगे तो लास्ट एंट्री करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इन्हें चुकाने 20 लाख टू, अब इस बैंक का नाम क्या है? शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। और ये क्रेडिट कर देंगे, और ये क्रेडिट कर देंगे अपन पूरे 20 लाख से, खत्म। होल्डर को पेमेंट कर दिया। तो क्या था? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। और क्या है सेक्शन 68 69? वो भी कुछ नहीं है, सिंपल सी है। सेक्शन 68 क्या कहती है? शेयर बायबैक करो।
लेकिन बायबैक करते समय क्या ध्यान रखो कि जब आप शेयर बायबैक करोगे, आप जो 20 लाख रुपए देने वाले हो, 10 का शेयर 40 में खरीद रहे हो, 50,000 शेयर खरीद रहे हो, तो 50,000 इंटू 40, 50,000, 50,000 शेयर मार्केट से उठा रहे हो, 10 का शेयर 40 में उठा रहे हो, तो आप 20 लाख रुपए पहले क्या करो, आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो पैसा, अपने कंपनी के बैंक अकाउंट को कम करके एक बैंक पहले से क्रिएट कर लो, शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट कर लो। दूसरी बात, जब आप शेयर परचेस कर रहे हो तो यह कैंसलेशन कहलाएगा, यह इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। तो आप जो 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो उससे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, जितने शेयर खरीद रहे हो उसकी फेस वैल्यू से कैपिटल डेबिट होगी। 50,000 शेयर खरीदे आपने, तो 50,000 इंटू 10 ये कैपिटल डेबिट होगी। 50,000 शेयर को आपने परचेस किया 40 रुपए में, 10 का शेयर 40 में परचेस किया, तो 30 रुपए से आपका एक प्रीमियम डेबिट होगा, इसको कहेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। और होल्डर को देना है तो ये पेमेंट ड्यू की एंट्री हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट होगा 20 लाख से। आखिरी में आप 20 लाख जब पे करोगे तो होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, लेकिन क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 20 लाख टू कौन सा बैंक, ये वाला बैंक जिसका नाम है शेयर बायबैक बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन पेमेंट करने से पहले सेक्शन 69 कहती है कि जितना कैपिटल गैप हुआ है उसे फुलफिल करो। कैपिटल गैप भरने के दो तरीके, पहला तरीका यह कि आप इशू ला सकते हो, इशू लाने से, शेयर इशू लाने से कैपिटल गैप भराएगा, लेकिन इस कैटेगरी का इशू मत लाना। तो अपन ने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते थे, पर क्वेश्चन में इशू की बात ही नहीं कही गई। तो अपन क्या करेंगे, इस कैपिटल गैप को भरने का दूसरा तरीका अपनाएंगे, सीआरआर बनाएंगे। सेक्शन 69 कहती है सीआरआर बनाओ, तो सीआरआर कितने से बनाएंगे, 5 लाख से। हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर ये बना लिया हमने। यह करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए सेक्शन 69 कहती है, कर लिया। अब प्रीमियम की व्यवस्था करनी है, जनरल रिजर्व से कर लो, तो प्रीमियम की व्यवस्था जनरल रिजर्व से करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, व्यवस्था कर दी। तो एक बार कैपिटल गैप भरा गया, प्रीमियम की व्यवस्था हो गई, तो होल्डर को 20 लाख का पेमेंट कर दो। तो पेमेंट करने की आखिरी एंट्री देखेंगे तो हमने प्रीमियम की व्यवस्था की और होल्डर को पेमेंट किया, खत्म किया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यह कहा जा रहा है कि 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास सुरक्षा प्रीमियम खाते में शेष राशि 2 लाख है, प्रीमियम 2 लाख का पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस बार जनरल रिजर्व 3 लाख का पड़ा हुआ है, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है, पहले से ही बता दिया, 1 लाख शेयर परचेस कर रहे हैं और वो परचेस 8 रुपए में कर रहे हैं, फायदा हो रहा है कंपनी को। 10 का शेयर 8 में 2 रुपए का, तो ये फायदा हो गया, ठीक है। कंपनी ने इक्विटी शेयर का पुनर्खरीदनी करने के उद्देश्य से 3 महीने पहले, अगर शेयर इशू करना है ना तो बायबैक करने से पहले इशू कर लो और पैसा इकट्ठा कर लो, क्योंकि पहली चीज बायबैक की शुरुआत किससे होगी, आपके पास पैसा होना चाहिए, और वह पैसा सेपरेट आपके पास बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। तो जब आप 1 लाख शेयर खरीद रहे हो 8 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास 8 लाख रुपए होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि हम पहले 3 महीने पहले हमने 50,000 शेयर 10 रुपए में इशू कर दिए थे, और ये प्रेफरेंस शेयर थे, बहुत बढ़िया बात है, प्रेफरेंस शेयर थे, अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने से कैपिटल गैप नहीं भराएगा, क्योंकि आप इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो। तो लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रविष्टि करो, तो चलो प्रविष्टि कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि उद्देश्य से 3 महीने पहले हम इशू ला चुके हैं, ठीक है, ला चुके हैं, तो अभी लेन देन को कंपनी में रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संगीता लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। इशूड कैपिटल अपनी 50 लाख है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच, ठीक है। द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख और जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है 3 लाख। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 8 पर शेयर, मतलब कंपनी ने डिसाइड क्या किया कि 1 लाख शेयर का बायबैक करेंगे, ठीक है। तो एक शेयर 10 का है पर 8 रुपए में खरीदेंगे, तो 1 लाख इंटू 8, यह पैसा आपको सबसे पहले अलग रखना पड़ेगा अपने बिजनेस के, कंपनी के बैंक अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकालकर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रही है कि कंपनी ने 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, अच्छा ये 3 महीने पहले किए थे, पर मैं इसकी भी एंट्री करवा दूंगा ताकि आपको कैपिटल गैप जो फुलफिल हुआ है वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब बोल रहा है कि भैया रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन को,
उसके लिए एंट्री बनाओ, एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले 8 लाख रुपए की एंट्री बनाते हैं अपन। 8 लाख रुपए से हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैंक बनाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। ये एक अलग से बायबैक बैंक अकाउंट खुलेगा, शेयर बायबैक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे अपन, डेबिट, और ये 8 लाख से बनाना पड़ेगा। 8 लाख कहां से आए भाई, हम बायबैक ला रहे हैं, 1 लाख शेयर बायबैक कर रहे हैं, एक शेयर 10 का है, पर हम 8 रुपए में खरीद रहे हैं तो 8 लाख की जरूरत है, तो कंपनी के बैंक को कम कर देंगे, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा निकाल के एक तरफ रख देंगे, ये आगे जाके इक्विटी शेयर होल्डर को देने के काम आएगा। ठीक है, अब हम बायबैक करने गए, अब जब हम बायबैक करने गए, एक एंट्री पहले हो चुकी है, तो वो मैं अभी यहां करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भैया बायबैक करने से पहले हमारे पास पैसा आ चुका था, 3 महीने पहले हमने जो एंट्री की थी वो मैं समझा रहा हूं कि हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री यहां बतानी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ सके कि कैपिटल गेप कितना ऑलरेडी भर चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो उसने क्वेश्चन में साफ तौर पे कह रखा है कि हम द कंपनी हैड इशूड 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। भाई 50,000 10 रुपए में इशू कर चुके। अब बताओ 50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू हो चुके हैं, एक शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपए में इशू किया है, तो भाई 5 लाख का कैपिटल गेप तो भरा गया है। 5 लाख की टेंशन मत करना, 5 लाख का कैपिटल गेप तो भरा गया है। अब कैपिटल गेप क्रिएट करते हैं। साफ तौर पे सेक्शन 68 कहती है कि जब आप शेयर परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमें पता है कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और कैपिटल कम कर रहे हैं, डेबिट करके कैपिटल को कम कर रहे हैं। अच्छा, हमने कितने इक्विटी शेयर परचेज किए, 1 लाख, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 1 लाख इंटू 10 लाख से कैपिटल कम होगी, 10 लाख से कैपिटल कम होगी, 10 लाख का कैपिटल गेप बन गया। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू, पैसा देना है, ये कैंसिल कर रहे हैं, तो यह 1 लाख मार्केट से शेयर उठा रहे हैं, तो जिनसे ले रहे हैं उनको पैसा देना है, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। मार्केट में हमारे शेयर्स के भाव मार्केट वालों ने बिगाड़ रखे थे, 8 कर रहे थे, हमने 10 का शेयर 8 सुनते से अपन ने बायबैक करने का सोचा, तो अपन ने बायबैक कर लिया। 8 रुपए में बायबैक करना है, मतलब होल्डर को कितने देने, 8 रुपए देने, 1 लाख इंटू 8, हमें होल्डर को पेमेंट 8 लाख का ही करना है। भाई 10 लाख की कैपिटल कैंसिल हो रही है, पर देने 8 लाख ही पड़ रहे हैं, तो 2 लाख का फायदा है, और ये कैपिटल नेचर का फायदा है, कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि जब आप बायबैक कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हो, मतलब कैंसिलेशन कर रहे हो, कैपिटल का कैंसिलेशन कर रहे हो, और इस कैंसिलेशन में कोई प्रॉफिट क्रिएट हो जाए तो किस में ट्रांसफर करोगे, क्या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, नहीं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, यस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहलाता है। कितने रुपए ट्रांसफर कर देंगे अपन, 2 लाख। ठीक है, अब ये होल्डर को पेमेंट करना है 8 लाख का, तो लास्ट एंट्री करेंगे अपन होल्डर अकाउंट डेबिट टू, ये वाला बैंक क्रेडिट कर देंगे, शेयर बायबैक बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 8 लाख से। तो ये 8 लाख रुपए चुकाने के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बैंक अभी डेबिट पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें 10 लाख का कैपिटल गेप जो दिख रहा है उसे भरना है। सेक्शन 69 कहती है कि कैपिटल गेप कितना दिख रहा है, 10 लाख। कितना शेयर इशू करने से भरा गया है, 5 लाख। अभी भी कितना दिख रहा है, 5 लाख। तो क्या बनाओ, सीआरआर बनाओ। तो सेक्शन 69 कहती है सीआरआर बनाओ 5 लाख से। कैपिटल गेप टोटल 10 लाख का है, पर 5 लाख का भर चुका है, फुलफिल हो चुका है, अभी भी 5 लाख का बचा हुआ है, तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। सीआरआर बनाने के लिए हमारे पास, हम सीआरआर बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, प्रीमियम से बना सकते हैं, जनरल रिजर्व से बना सकते हैं।
तो प्रीमियम हमारे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, यूज करेंगे पूरा। जनरल रिजर्व 3 लाख पड़ा हुआ है, इसको भी यूज करेंगे पूरा। तो प्रीमियम 2 और जनरल रिजर्व 3, इन दोनों को लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रीमियम 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है अपने पास और जनरल रिजर्व 3 लाख पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल जितनी डेबिट होती है उतना कैपिटल गैप होता है। कैपिटल डेबिट हुई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 10 लाख से डेबिट की थी, कैपिटल गैप 10 लाख था, पर प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कैपिटल गैप 5 लाख फुलफिल हो चुका है, भर चुका है, अभी भी 5 लाख का दिख रहा है। तो 5 लाख से हमें क्या बनाना पड़ेगा? CRR बनाना पड़ेगा। और ये CRR बनाया जाता है, बनाना पड़ता है, सेक्शन 69 में कहा गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करो। ठीक है, 5 लाख का कैपिटल गैप ये भर दिया। तो टोटल कैपिटल गैप 10 लाख का था, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर ने भरा, 5 लाख का CRR भर को क्रिएट करके भर दिया अपन ने। अब देर किस बात की, होल्डर को पेमेंट कर दो। देखो 3 एंट्रियां हो गई थी, 4th एंट्री में अपन ने CRR बनाया, 5th एंट्री में होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो जो होल्डर क्रेडिट है 8 लाख से उसे डेबिट कर दो। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं कौन सा बैंक, टू शेयर बाय बैक बैंक अकाउंट। यह पैसा हम पहले से इसमें डाल चुके थे अलग, 8 लाख रुपए का पेमेंट कर दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी एंट्रियां हैं, सिंपल सी सेक्शन है, सेक्शन 68, सेक्शन 69 हमें समझ में आ गई। इस प्रकार से बाय बैक हो जाएगा। ये देखो हमने होल्डर को यहां डेबिट कर रहे हैं क्योंकि होल्डर यहां क्रेडिट हो चुके थे। शेयर होल्डर अकाउंट अपन ने यहां क्रेडिट कर रखा था, इसे खत्म करने के लिए होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा वाला बैंक? ये वाला बैंक जो अपन पहले पैसा जिसमें जमा कर रखा था ना बैंक में, उस बैंक को अपन, उस बैंक से अपन ने पेमेंट कर दिया। सीधी सी बात है, हिसाब किताब खत्म। क्लियर? तो आज हमने शुरू किया बायबैक ऑफ शेयर्स और उसकी सेक्शन 68, 69 को समझा अपन ने। तो आज की क्लास यहीं अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं इसके MCQ। ठीक है, तो बायबैक के MCQ अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वह बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और उसके लिए बार कोड आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, यह बार कोड आपको दिए हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यह थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है, इसमें अब MCQ कैसे आएंगे वो अपने को समझना है। आज मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दी, एंट्री का फॉर्मेट बताने की जगह मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए ताकि सेक्शन 68, 69 में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। अब हम आगे MCQ देखने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। गुड बाय, थैंक यू।